कोरोना संकट की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में आज से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। करीब 2 महीने बाद देश भर के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ आज नजर आई। एयरपोर्ट पर गाड़ियां आ जा रही हैं, विमान उड़ान भर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान कई नियम बदल दिए गए हैं। यात्रियों के लिए भी नए नियमों के साथ ये पहला सफर का अनुभव है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना सहित कई बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। तो बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश के हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कल से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल को तूफान की वजह से 3 दिन का वक्त मिला है। यहां 28 मई से उड़ानें शुरू होंगी। कोरोना संकट के बीच कई तरह की जद्दोजहद के बाद कई शहरों में हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। मुश्किल इसलिए थी क्योंकि देश के बड़े महानगरों में कोरोना तेजी से पांव पसार चुका है। इसी वजह से कुछ राज्य हवाई सेवाओं को मंजूरी देने से कतरा रहे थे। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ छत्तीसगढ़ ने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस बारे में अपनी चिंता जताई थी। पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान की वजह से कुछ वक्त दिए जाने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल की दलील मान ली गई और आज पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में हवाई सेवा शुरू हो गई। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। कोलकाता एयरपोर्ट बंद होने की वजह से अगरतला के लिए भी आज की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बाकी राज्यों ने भी एहतियात के तौर पर उड़ानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर आज 25-25 विमानों की आवाजाही होगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर 25 विमानों को उतरने की इजाजत होगी। बेंगलुरु से 215 उड़ानों को मंजूरी मिली है। लखनऊ से 36 विमानों का ऑपरेशन होगा और जयपुर से 20 विमानों के आने जाने की तैयारी है। आज पटना एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए यात्री सफर करेंगे और करीब 34 उड़ानों की तैयारी है। आज से गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ान भरे जाने के लिए प्रशासन की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। जिन शहर में कोरोना के हॉटस्पॉट ज्यादा हैं, वहां विमान सेवाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। तो एयरपोर्ट्स के किस तरह के हालात हैं, लोगों को किस तरह की परेशानियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हमारे साथ सौरभ अख्तानिया मुंबई से हैं, दिल्ली से संजय शर्मा जुड़े हैं, हमारे साथ शरद कुमार जुड़े हैं जयपुर से, और अहमदाबाद से हमारे साथ गोपी घांगर हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ कुमार अभिषेक हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह की स्थिति है और क्या चीजें बहुत सुचारू रूप से शुरू हो पाई हैं। कई तरह की परेशानियां लोग वहां बता रहे हैं कि हो रही हैं उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बहुत सारे यात्रियों का दल हमारे साथ था जो बागडोगरा जाना चाहते थे, कुछ लोग कैलकाटा जाना चाह रहे थे और कुछ लोग अगरतला। तीनों जगह की फ्लाइट्स यहाँ कैंसिल हो गई है। अलग अलग एयर कंपनियां हैं, एयर एशिया है, एयर इंडिया है। बहुत कियोस है। उनका ये कहना है कि अगर हमें पहले पता चल जाता। एक यात्री ऐसे मिले जो शाम को जम्मू से उड़ान भर के शाम को जम्मू से यहाँ पहुंचे हैं और सुबह यहाँ पहुँचने के बाद शाम को वहाँ से चले, सुबह यहाँ पहुँचे। और उनका ये कहना है कि अब यहाँ आकर इन्हें पता चल रहा है कि 28 तारीख तक उन्हें अपनी फ्लाइट मिलेगी जहाँ उन्हें जाना है, बागडोगरा। अब उनका कहना है कि ये 3 दिन हम इस शहर में कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे रहें। तो ये उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। फिलहाल यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेरे कैमरामैन विनोद दिखाएंगे कि मार्किंग तो कर दी गई है, लेकिन क्यू में खड़े होकर तो मार्किंग है, लेकिन जब एयरक्राफ्ट में बैठेंगे तो वहां तो अगल बगल की सीटों पर ही बैठना पड़ेगा। यानी ऐसा ही है कि जिस तरह से लोग यहाँ तो सारी चीजें सुचारू चल रही हैं। 700 से ज्यादा अंदर के इलाके में 700 से ज्यादा अल्ट्रावायलेट टावर लगाए गए हैं ताकि उन रेज से ये एंटीवायरस यानी अपने आप को साफ सफाई रख सकें। और इसके साथ ही 350 से ज्यादा यानी 360 के करीब लगाए गए हैं हैंड सैनिटाइजर, जिसमें ऑटोमेटिकली सैनिटाइज होता है। इसके साथ ही जितनी रेलिंग है, रैंप्स बने हुए हैं, उन सब की थोड़ी थोड़ी देर पर
डिसइंफेक्ट किया जा रहा है उसको, शौचालय और बाकी बैठने के एरिया पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज किया जा सके, यानी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, हम मुंबई का रुख करेंगे। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अभी ताजा स्थिति क्या है, क्या कह रही हैं तस्वीरें, और क्या वहां पर भी वही क्योस है जिसकी बात संजय कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्लाइट्स रद्द करने से पहले कोई जानकारी दी ही नहीं गई, क्योंकि बाहर बहुत आसानी से वाहन अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलों से एयरपोर्ट पहुंचे हुए लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि वापस कैसे पहुंचे। बिल्कुल शशि, यही समस्या है। आपको बता दूं कि एक शख्स से जस्ट हमने बात की और ये वो शख्स है जो आप बड़ी लगेज देख रहे हैं, और इनसे एक बार हम बात करेंगे। देखिए इनकी भी क्या परेशानी है हम आपको बताते। कितने बजे की आपकी फ्लाइट थी? सुबह 11 बजे की। 11 कहाँ पे? दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली की इनकी फ्लाइट थी शशि, और अब क्या बता रहे हैं ऑनलाइन स्टेटस के? अभी ऑनलाइन अभी भी दिखा रहे हैं ऑन टाइम है ऐप में, अभी भी दिखा रहे हैं। और अभी घर वालों ने ट्रैवल एजेंसी से बात करी है, वो कह रहे हैं फ्लाइट्स तो नॉर्मल है, ऑन टाइम है। लेकिन अब ये यहाँ पर एयरपोर्ट आए तो आपको क्या कहा गया? कि कैंसिल है, फ्लाइट नहीं हो रही, कैंसिल है। तो आप इतना लगेज लेके आए बहुत दिक्कतों के साथ, तो यहाँ पर आए रहेंगे? बिल्कुल, इतना 25 kg का मेरा लगेज है, उसको अनपैक करना भी इट्स अ बिग टास्क। पता होता नहीं करते। प्लस जो आजकल सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेके, हमको भी शौक थोड़ी है आने का यहाँ पे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी नहीं। रात को भी मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज आया है एयर इंडिया के कस्टमर सेंटर से कि योर फ्लाइट इज ऑन टाइम, और गाइडलाइंस आई हैं कि डूज एंड डोंट्स की, जस्ट फॉलो दैट। आपका बोर्डिंग पास जो चेक इन था सब कुछ रेडी? सब कुछ रेडी है, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। सब कुछ रेडी था। इनका यही हाल है, ऑन टाइम सब कुछ दिखा रहे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट आए हैं तो इनकी फ्लाइट अब कैंसिल कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि कोरोना की सबसे ज्यादा महामारी मुंबई में फैली हुई है, अगर पहले ही बता देते तो वो घर से ही ना निकलते। बहुत दिक्कतों के साथ सुबह 5 बजे वो निकले हैं, तब जाके ये एयरपोर्ट पहुंचे हैं, और अब उनको पता चला है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। अब वो एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके चलते वो अब घर जाएंगे। और ऐसे हालात कई लोगों के, आप देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इन सभी की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल है। अभी भी उनको यही ऑनलाइन दिखाया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट्स ऑन टाइम है, लेकिन यहाँ पर जो पहली बैरिकेटिंग आप देख रही है, वहां पर उनको बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल है। तो पहले से अगर जो उनको जानकारी दी जाती तो शायद ये जो इतनी कठिनाइयों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं वो नहीं करनी पड़ती। तो इन्फॉर्मेशन की काफी ज्यादा कमी मुंबई एयरपोर्ट पर देखी जा रही है। बहुत परेशानी वाली बात है कि आपको लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं, ऑन टाइम होने की बात एजेंसी भी कह रही है फ्लाइट के, लेकिन पहुंचने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है और अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, वहां की ताजा स्थिति क्या है? आज ईद है, कई लोगों को लग रहा होगा कि 2 महीने बाद कम से कम ईद पर अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी अहमदाबाद के क्या ताजा हालात हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं शशि कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हम हैं। यहाँ पे आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम। दरअसल जो पैसेंजर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ख़ास करके अगर अगल बगल की बात की जाए तो जो फर्स्ट फ्लाइट है जो लैंड होनी थी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, वो लैंड हो चुकी है। कई सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनका जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी उनको ये लगा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस के साथ सारी चीज़ों के इंतज़ाम जो किए गए थे वो काफ़ी उन्हें ठीक लगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे खास सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे जैसे ही पैसेंजर आते हैं तो सबसे पहले उनके सामान पे डिसइंफेक्शन की दवाई छिड़की जाती है, उसके बाद उनका आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे चेक किया जाता है, उसके बाद उनका थर्मल चेकिंग होता है। थर्मल चेकिंग होने के बाद यहाँ पे वो आते हैं, जिस पॉइंट पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। उनकी सारी चीज़ें, उनका आईडी प्रूफ से लेकर उनका जो बोर्डिंग पास है, ये सारी चीज़ें स्कैन की जाती है। स्कैन करने के बाद ही उनको अंदर भेजा जाता है। और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो भी पीपीई किट पहन के, जो CISF के बंदे यहाँ पे रहते हैं सुरक्षा के लिए, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर पूरा स्टाफ जो है एयरलाइंस कंपनी का, वो पीपीई किट पहन के यहाँ पे लगा हुआ है। बिल्कुल गोपी, बनी रहे आप हमारे साथ। हम जयपुर का रुख करेंगे। शरद, जानना चाहेंगे जयपुर में किस तरह की स्थिति है? क्या कैंसिलेशन की वजह से वहां भी बहुत दिक्कतें हैं? और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इतनी तैयारियों के बाद इतना ज्यादा मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है अभी भी।
बिल्कुल, यहाँ कोलकाता की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, लेकिन जो सुबह मुंबई की फ्लाइट है वो गई है। यहाँ पर हमको दिखाना चाहेंगे आपको कि हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको यहाँ देख नहीं सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। जो येलो लाइन है वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों से हम बातचीत करते हैं। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है। ये इस तरह से कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, लेकिन लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कर रखा सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप एक बार आइए। हाँ जी, कहाँ जाना है आप? दिल्ली जाना है। तो इस तरह से ये जो आप लोग इस तरह से क्राउडेड खड़े हो, एक जो येलो निशान उस पर क्यों नहीं खड़े हो आप लोग? सर, अभी यहाँ पे ऐसे ही खड़े थे, बहुत दूर दूर का फासला बनेगा। अभी जैसे जैसे भीड़ आएगी तो वो कंप्रेस होता जाएगा ना एरिया। इनको हम कब से बोल रहे हैं, 2 घंटे हो गए इनको बुलाने के लिए, नहीं आ रहा है कोई। अभी और पब्लिक आएगी, वो सब इधर ही आके खड़ी होगी ना, वहाँ थोड़ी खड़ी ना होगी। अभी ये बताओ आप। व्यवस्था तो की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो शील्ड वगैरह अपना लगा के फिर शील्ड लगा के खड़े हैं। इसके अलावा वहां पर जो काउंटर बनाया गया है वो भी इस तरह का बनाया गया है। नजर नहीं आ रही है। हालांकि लोग तो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग कितनी भी आप कर लें, लेकिन जब आप फ्लाइट के भीतर जाएंगे तो बहुत पास बैठना ही आपको पड़ेगा। हम पटना का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, वहां की ताजा हालात क्या है? क्या वहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों की भरमार है और क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जी देखिए शशि, पटना की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी छोटा है, इसीलिए परेशानी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि आपको हम तस्वीरें दिखाएं, आप ये पोर्टिको एरिया देख लीजिए कितना छोटा है। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ देर पहले तक तमाम जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके रोड तक लेकर आया गया था, लेकिन जैसे जैसे धूप और गर्मी बढ़ती जा रही है सभी लोग जो है पोर्टिको के अंदर जा चुके हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन क्योंकि छोटा ये एयरपोर्ट है इसलिए दिक्कत ज़रूर हो रही है। लेकिन अपनी तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी यहाँ पे कोशिश की है कि जो भी सामान लेके आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। वेब चेक इन के लिए जो वेब चेक इन करवाया जा रहा है, और अगर आपको टिकट भी दिखाना है तो आपको वेब कैम पे दिखाना पड़ेगा ताकि फिजिकल कॉन्टैक्ट कम से कम हो सके। लेकिन गर्मी की वजह से ज्यादा समस्या जो है यहाँ लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि पोर्टिको छोटा है, एयरपोर्ट छोटा है, इसीलिए लोगों की जो भीड़ है वो पोर्टिको के अंदर ही एक जगह सीमित हो गई है। बिल्कुल, हम रुक करेंगे लखनऊ का। कुमार अभिषेक, जानना ये चाहेंगे, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लगातार कहा जा रहा है कि ईद पर लोगों को उम्मीद थी कि घर पहुंचेंगे, लेकिन कैंसिलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, ये नियम है, और इसी वजह से लोगों को और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बहुत आसानी से उन्हें व्हीकल भी नहीं मिल पा रहे हैं। अभी ताजा स्थिति क्या है लखनऊ की? देखिए शशि, लखनऊ से पहली फ्लाइट सुबह 5:45 पर उड़ी है, लेकिन उसके बाद से कुछ फ्लाइट कैंसिल हो रही है। पहले तो आपको दिखा दें कि ताजा हाल की कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंट्री हो रही है लोगों की। पहले बैगेज को डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो है वो जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, और लोगों को किसी भी तरीके से एक दूसरे से टच न करना पड़े इसके लिए जो वेबकैम है उसके थ्रू जो टिकट की चेकिंग है वो सब चीजें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद हैं। एक चीज बता दूं कि चूंकि 11 फ्लाइटें आज आनी है और 11 फ्लाइटें ही जानी है, ऐसे में यहाँ पर लोगों की तादाद जरूर कम है, लेकिन परेशानी जरूर दिखाई दे रही है लोगों में भी, क्योंकि सुबह की एक फ्लाइट कैंसिल हुई है और कई लोगों को, जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वैसे लोगों को भी समस्या हो रही है। हम आपको कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर पहले दिन की जो ये फ्लाइट है उससे लोगों को समस्या हो रही है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि इस तरफ आएं, बात करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्ग सज्जन हैं और जो आरोग्य सेतु ऐप है उनसे उन्होंने डाउनलोड किया है, जरा बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, ये बता पाएंगे कि क्या समस्या हुई है आप लोगों को यहाँ पर? ये आरोग्य सेतु के लिए जो है उसमें डाउनलोड नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस किया। तो चलिए, आरोग्य एप्लीकेशन क्योंकि डाउनलोड नहीं किया गया था फोन में, बाद में वहां पे मदद की गई और वो डाउनलोड किया गया। यानी अलग अलग तरह की लोगों को परेशानियां तो आ रही हैं, और सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं कैंसिलेशन को लेकर, क्योंकि लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अभी भी लगातार उन्हें जो एप्लीकेशन दिखा रही है वो ये कि ऑन टाइम है आपकी फ्लाइट, लेकिन बावजूद इसके कैंसिल हो चुकी है उनकी फ्लाइट पहले ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य में एक दिन में 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार के एक और मंत्री की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। वैसे उद्धव ठाकरे का कहना है कि सेंट्रल कमेटी के अनुमान से अब तक का आंकड़ा बेहद कम है। कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहे महाराष्ट्र में हर रोज संक्रमण का आंकड़ा और दायरा दोनों बढ़ता ही जा रहा है। वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा। क्या खास, क्या आम, कब कौन कहां इसका शिकार हो जाए, इस पर कोई दावा नहीं कर सकता। उद्धव सरकार के एक और वरिष्ठ मंत्री कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। नांदेड़ में उनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उद्धव सरकार के ये दूसरे मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना की चपेट में आ गए थे। हालांकि अच्छी बात ये कि उन्होंने कोरोना से लड़कर बीमारी को मात दे दी। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण न सिर्फ कोरोना वॉरियर्स को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि सरकार के मंत्री भी इससे नहीं बच पा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का खतरा कितना गंभीर है। महाराष्ट्र में वायरस का संक्रमण हर रोज नई बुलंदी तक पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मरीज संक्रमण का शिकार हुए हैं। ये एक दिन में संक्रमण हुए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव केस 50,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं अब तक सूबे में 1635 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानते हैं कि महाराष्ट्र में अनुमान से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रत्यक्ष आज 23 तारखेला काय स्थिती, म्हणजे मी म्हणून ते 1.25 ते 1.5 लाख का म्हटलं की 1.5 लाख जर मे अखेरीला होणार असतील तर आज 1.25 लाख व्हायला हवेत। 1.25 लाख म्हटल्यानंतर आज मी मुद्दामून काही कागद घेऊनच बसलेलो आहे। आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 33,786 ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। 13,404 हे रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत। 13,000च्या आसपास। उद्धव सरकार का दावा है कि वो पूरी ताकत से कोरोना की चुनौती से मुकाबला कर रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि कोरोना से जंग महाराष्ट्र के लिए दिन ब दिन मुश्किल साबित होती जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र में भले ही आंकड़े उतने नहीं बढ़े हों जितना का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि इस वक्त सतर्कता बनाए रखने की सख्त जरूरत है। कैमरामैन सचिन सावंत, कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ विद्या, मुंबई आज तक। अब बात यूपी के मेडिकल महानिदेशक के उस फरमान की जो जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से वापस भी ले लिया गया। पहले डीजी के गुप्ता ने आदेश पारित किया था कि कोविड अस्पतालों में मोबाइल से संक्रमण फैलेगा, लिहाजा कोरोना के मरीजों के मोबाइल रखने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन बाद में इस आदेश को वापस ले लिया गया। महज 24 घंटे में ये चिट्ठी भी बदल गई, इसका मजमून भी बदल गया और इसमें लिखी गई बातें भी बदल गई। यूं समझिए कि चिट्ठी ही बदल गई। इसकी जगह नई चिट्ठी आई, लेकिन नई चिट्ठी आने और पुरानी चिट्ठी के बदल जाने के बीच सियासत के परचम लहराए गए। सियासी नहले पर सियासी दहले बरसे। इसलिए पहले पुरानी चिट्ठी का मामला समझ लीजिए। यूपी में कोरोना के मरीजों को उनकी स्थिति के आधार पर L1, L2 और L3 यानी 3 हिस्सों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश के डीजी मेडिकल और प्रशिक्षण के गुप्ता ने आदेश पारित किया कि कोरोना संक्रमित मरीज मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आदेश में कहा गया कि कोविड KL2 और KL3 अस्पताल में मोबाइल की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ अस्पताल के वार्ड के पास ही 2 मोबाइल होगा, जिससे मरीज अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। आइसोलेशन वार्ड्स में मोबाइल अलाउ नहीं होगा। ये इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए होगा, क्योंकि इस संक्रमण से बचाने के लिए अगर मोबाइल को आप अंदर अलाउ करेंगे आइसोलेशन वार्ड्स में, तो उससे संक्रमण बाहर आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। इसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो इसलिए वहां का जो हमारा वार्ड इंचार्ज होंगे, उनके पास उनके मोबाइल जमा हो जाएंगे और उनके नंबर्स की जानकारी वो उनके परिवार के लोगों को दे देंगे, जिससे कि वो उससे बात कर सकते हैं, उनसे उनकी बात कराई जा सकती है।
मेडिकल के जानकारों ने बताया कि मोबाइल से बैक्टीरिया और वायरस के बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए कोविड के संक्रमितों को फोन की मनाही होगी। मोबाइल आज देखा जा रहा है कि एक संक्रमण का, इन्फेक्शन का, केवल कोविड के ही संक्रमण का नहीं, अन्य बीमारियों के वायरस, बैक्टीरिया का बहुत हाई कंसंट्रेशन उस पर पाया जाता है और उसको सैनिटाइज करना एक बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि पानी का प्रयोग करना सभी मोबाइल में या अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं वो भी उसमें भीतर प्रवेश करके उसकी मशीन को ख़राब कर सकते हैं। अतः ये उनका संक्रमणहीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रख करके दूसरा, हर मरीज जो भर्ती है कोविड-19 से वो मोबाइल को कैसे सैनिटाइज करते हैं इसके बारे में पूर्णतया परिचित भी नहीं होता है। बताने के बाद भी उसका पूर्ण अनुपालन नहीं हो पाता है। मोबाइल फोन के बैन होने की इस खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में संग्राम छेड़ दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल के पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है, क्या बदहाली है कि आप छुपाना चाहते हैं। ऐसे समय पर जब हर व्यक्ति अगर आइसोलेशन वार्ड में है, वो अपने परिजनों और परिवार से संपर्क में रहना चाहते हैं, आप उसका संपर्क भी तोड़ देंगे। मानसिक रूप से तो वो ऑलरेडी कमजोर है और आप इस तरह से उसके साथ खड़े हैं। वो जेल नहीं है, वो आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ आप उनका इलाज कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी समझिए। कांग्रेस ने भी मोबाइल फोन के इस मसले पर योगी सरकार को घेरा। सरकार उसकी तो मदद कर नहीं पा रही है, उसके साथ साथ इस तरह के उनका मानसिक उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही है। ये गलत है। तत्काल सरकार को इस ऑर्डर को वापस। योगी सरकार पर चारों तरफ से मोबाइल बैन को लेकर हमला हुआ तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला। हॉस्पिटल्स में मोबाइल फोन के माध्यम से दूसरे लोगों को ना फैले, इसके चिंतन की गई थी, मगर वाकई लगा कि इससे अच्छा माहौल नहीं बनेगा, इससे कष्ट होगा लोगों को। और आप लोगों ने भी सवाल उठाया, इसको विड्रॉ कर लिया गया। यही तो लोकतंत्र होता है। आपका भी इसमें से है, लोगों ने भी इसमें ऑब्जेक्शन दिया, हमने विड्रॉ कर लिया। ये अच्छी बात है ना, हम कोई तानाशाही तो नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर सियासी हंगामा बरपा और विपक्ष ने साझा हमला बोला तो आनन फानन में नया आदेश जारी किया गया कि शर्तों के साथ मरीजों को मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। आइसोलेशन वार्ड में जाने से पहले मरीज को बताना होगा कि उसके पास मोबाइल और चार्जर हैं। वार्ड में भर्ती होने से पहले मोबाइल और चार्जर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मोबाइल और चार्जर मरीज किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग प्रोटोकॉल में लगातार सुधार भी कर रहा है और अभी जिस तरीके से मोबाइल को लेकर एक बात आई कि जो मरीज हैं उनके पास मोबाइल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वहाँ काफ़ी विचारोपरांत ये निर्णय लिया गया है कि मरीजों के पास में मोबाइल रहेगा, लेकिन वो जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं उनकी जानकारी में रहेगा और वो सैनिटाइज होके रहेगा। वाकई में डीजी मेडिकल के गुप्ता जी का फैसला कमाल का था। हालांकि ज्यादा किरकिरी होने से पहले ही योगी सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए भ्रम की स्थिति को दूर कर लिया। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।